guys, welcome to Ice Point. This is Aditi Pandey. So today we're going to start our new chapter महासागरीय जल। तो इस चैप्टर से आप क्या समझते हैं? महासागरीय जल। कल हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, रुकिए, पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरी क्लासेस रोज़ आती हैं, ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार आती हैं। तो अगर आप रोज़ क्लासेस करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी क्लासेस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर 1 मिनट देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अगर खाना खाते हैं तो वेट करते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि पक रहा है आपने खा लिया। कच्चा तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो पहले आप इसे पूरा ना सही आधा ही देखिए, 6 मिनट ही देखिए, फिर आपको समझ आता है तो आप इसे पूरा देखिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महासागरीय जल से हम क्या समझते हैं? जो महासागर का जल है उससे पहले आइए जल पे आते हैं। जल क्या होता है? जल ही जीवन है। ये लाइन हमने बचपन से सुनी होगी, लेकिन फिर भी हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, नहीं? हाँ, तो बस हम सुनते ही हैं, हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में वैसे ही उपलब्ध है। और बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्हें जल नहीं मिल पाता है, और हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग उसे टोटली वेस्ट करते हैं। एकदम कहते हैं ना, अंधाधुंध यूज़ उसका करते हैं हम लोग। अगर बाल्टी भर रही है तो फिर वो गिर ही रही है पानी, हमने नल बंद करना भूल गए, तो पता नहीं क्या क्या। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम जानेंगे जलीय चक्र। आखिर जलीय चक्र क्या होता है? तो आइए इस फिगर से हम समझेंगे। इसमें जलीय चक्र को समझाया गया है। ये एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर, धरातल से महासागर तक पहुंचता है। देखिए, जो भी जल है वो बहकर कहीं आया, ठीक है, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर वो आसमान में गया, बादलों ने उसे वाष्पित किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वर्षण हुआ, यानी कि वर्षा हुई, फिर वही पानी जल पे मतलब स्थल पे वापस आ गया। तो इस तरीके से एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि साल में सिर्फ एक ही बार होता है, नहीं। जब भी बहुत कड़ी धूप होती है, मान लीजिए ये एक स्थल है, ठीक है, आप यहाँ पे रोज़ पानी डालते हैं, शाम को घर के बाहर हम डालते हैं ना, या फिर कपड़े ही डालते हैं, तो उसका भी तो पानी सूखता ही है ना। तो ये वाष्पित होकर इसका जल कहाँ गया? आसमान में गया, बादलों ने इसे सोखा, फिर यहाँ से वर्षा हुई, तो फिर यही पानी धरती पे गया, फिर धरती से यही पानी आसमान में गया। तो ये एक चक्र है जो चलता ही रहता है, और ये अब सालों से ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यू चीज़ है, या फिर साल में कि एक ही बार चलता है, एक ही दिन चलता है, कि घंटे के लिए होता है। नहीं, ये चक्र हमेशा से चला आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जलीय चक्र कहते हैं। वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या जलीय चक्र के द्वारा ही की जा सकती है। जलीय चक्र जो है ना, ये करोड़ों वर्षों से कार्यरत है, और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जो जीवन है वो इसी पे निर्भर करता है। चाहे वो जलीय जो भी जंतु हैं उनका जीवन हो, स्थलीय जंतुओं का जीवन हो, सबको पानी तो चाहिए ही। इसका संबंध कई महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठों, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। तो जो ये जलीय चक्र है ना, इसमें केवल लोग मतलब स्थल और इत्यादि चीज़ें ही नहीं, बल्कि जंतु भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। पृथ्वी पे जल का वितरण किस तरीके से है? तो ये देखिए, यहाँ पे एक टेबल बना के दिया गया है। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, या आप इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ तो। चलिए पढ़ते। जलाशय, यहाँ दिया हुआ है जलाशय, उसके बाद आयतन बताया गया है जो कि 10 लाख घन किलोमीटर के हिसाब से है। फिर उसका परसेंटेज यानी कि कुल प्रतिशत बताया गया है। तो पहले हम देखेंगे महासागरीय। तो महासागर में लगभग 1370 के आयतन में जल पाया जाता है, जो कि 97.25% है। फिर है हिमानीय एवं हिमटोपी, जो कि 29 है, यानी कि 2.05% है। फिर है भूमिगत जल, जो कि 9.5 इसका आयतन है, और इसका प्रतिशत है 0.68%। फिर हम देखेंगे झीलें हैं, जिनका 0.125 आयतन है तथा 0.01% इसका प्रतिशत है।
मृदा में नमी 0.065 आयतन है तथा 0.005 इसका परसेंटेज है। नदी और नाले इत्यादि इनका है 0.0017 और इसका प्रतिशत है 0.0001 यानी कि 30 एंड 1। जैव मंडल देखेंगे तो 0.0006 और 0.40 एंड 4 ये इसका परसेंटेज है। इसके नीचे आप ये टेबल देख रहे हैं, ये क्या है? ये जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाओं के बीच अंतर बता रहा है। तो घटक क्या क्या हो सकते हैं? जो महासागरों में संग्रहित जल है, वायुमंडल में जो जल है, हिम एवं बर्फ के पानी में जो संग्रहण है, धरातलीय जल बहाव है, भौम जल यानी कि भूमिगत जल का जो संग्रहालय यानी कि गोडाउन एक तरह से स्टोरेज है। ठीक है। और प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, पिघलने की क्रिया, जलधारा के रूप में बहना, झरने इत्यादि। इन सारणियों के अनुसार कई सारे वितरण हमने पढ़ लिए। जो ताजे जल हैं, मतलब बहुत सारा जो जल है ना, माना जाता है कि वो महासागर में पाया जाता है। और जो ताजे जल हैं वो हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, मृदा में आर्द्रता इत्यादि जगहों पे पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीनीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि जो मांग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि अब 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी? बहुत ही कम थी। अब कितनी है? लगभग 150 करोड़ तो हो ही गई होगी। तो इतनी जनसंख्या के लोग, और सबको पानी तो चाहिए ही ना। पानी तो एक लाइक बेसिक चीज़ है, वो तो सबको ही चाहिए। और किसी का एक गिलास से तो काम चलने वाला है नहीं, कम से कम 2 से 2.5 लीटर मान लीजिए। तो इतना पानी जब हर इंसान यूज़ कर रहा है तो सोचिए कितना सारा पानी है, और ऊपर से वेस्ट अलग ही करते हैं हम लोग। तो वैसे ही पानी बहुत कम उपलब्ध है, तो हमें उसे बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसका संग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसका वेस्ट करना चाहिए। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? बताइए ज़रा, जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं? बताइए। देखिए, अगर मान लीजिए आपके यहाँ गंदा पानी आता है, बहुत से लोगों के आता है जिसमें धूल वगैरह मिले होते हैं इत्यादि, तो उन पानी को ना आप जब आए तो उसे बाल्टी में भर के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, और उसमें जो फिटकरी होती है वो थोड़ा सा डाल दीजिए। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अगर आप वो उसमें डाल देते हैं तो जो उसकी गंदगी है वो नीचे जमा हो जाती है और वो पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है। थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालने पे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो जो पानी है वो प्योर हो जाएगा और उसकी जो गुणवत्ता है वो और भी सुधर जाएगी। ओके। और अब हम जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखिए, हमें ना मतलब बहुत से लोग हैं जो कि कपड़ों को सुखा के वॉशिंग मशीन में फिर डालते हैं। इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक हम कपड़ों को सुखाएं ना, हम उन्हें ऐसे ही डालें ताकि वो वाष्पित हों, ताकि वर्षा हो सके। क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो टेम्परेचर जो कि बढ़ रहा है वो कम नहीं होगा। तो हमें ये कार्य करने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। महासागरीय अर्ध स्थल का उच्चावच। तो आइए जानते हैं, महासागरीय पृथ्वी की बाहरी परत में वृत्त गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करने वाले हैं। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे के इतने स्वाभाविक ढंग से विलय होते हैं कि इनके बीच में एक सीमा बनाना बहुत ही कठिन होता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। आप जानते होंगे कौन कौन से हैं वो? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर तथा कई सारे समुद्र, खाड़ियाँ, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं हैं। और ये सारे ही इन 5 महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अर्धस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की जो भूमि है, अर्थात महासागरीय अर्धस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है।
महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण की क्रियाओं आदि से बनते हैं। आगे चलते हैं, महासागरीय अधस्थल का विभाजन। तो जो महासागरीय अधस्थल है ना, इसे कई सारे पार्ट्स में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं ये? पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गभीर इत्यादि। तो चलिए आज हम यहीं भी लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।